नमस्कार मित्रों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है इस क्लास के माध्यम से वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, ठीक है, ये शब्द है अनसाउंड माइंड। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या वो अपना डिफेंस करने में इनकेपेबल है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है और डिफेंस करने में इनकेपेबल है। अनसाउंड माइंड के बारे में आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि अगर कोई चित्त विकृत व्यक्ति, अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति या कोई पागल व्यक्ति कोई अपराध करता है तो विधि उसे क्षमा कर देती है, क्योंकि उसमें इंटेंशन का अभाव रहता है। ठीक है, उसमें इंटेंशन का भाव रहता है। तो ये जो इसका मामला है वो साधारण अपराध के अंतर्गत आएगा आपराधिक विधि में, और उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो क्या उसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है, उसकी एक प्रक्रिया है। साथ में वो उस प्रक्रिया में स्पेशली, भाई मान लीजिए एक सामान्य रूप से चिकित्सक का मेडिकल रिपोर्ट तो आवश्यक होता है, ये तो आप जानते हैं। मेडिकली फिट है कि अनफिट है ये तो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट लेगा, लेकिन हो सकता है कि मेडिकल में कुछ तमाम फर्जी बातें होती हैं। आदमी पैसा देकर ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है मेडिकली अनफिट का, तो वैसे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, चिकित्सक ने सही किया है कि गलत किया है, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण मजिस्ट्रेट करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा वो व्यक्ति फिट है कि अनफिट है, डॉक्टर का रिपोर्ट वो लेगा, लेकिन साथ में वो एक और टेस्ट करेगा जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं विधिक। ठीक है, यानी कि विधिक पागलपन वो चेक करेगा। क्लियर है? तो ये आवश्यक है। चिकित्सक द्वारा उसे पागल घोषित करना ये तो ठीक है, लेकिन जो अंतिम जो मापदंड है वो क्या है? वो विधिक पागलपन। ठीक है, कि क्या वो विधि के नजर में भी पागल है कि नहीं है, ये अंतिम मापदंड रहेगा उस व्यक्ति के संदर्भ में। ठीक है, तो ये चैप्टर दो बातें करता है, एक तो अनसाउंड माइंड और दूसरा इनकेपेबल ऑफ मेकिंग डिफेंस, यानी कि अपना डिफेंस करने में वो व्यक्ति क्या है? असक्षम है। भाई आप कोई भी मुकदमा आप चला रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी तो भाई आरोप, इसलिए आरोप जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से आरोप में लिखा है कि आरोप का अगर अर्थ सामने वाला अभियुक्त समझ नहीं रहा है तो ऐसे ट्रायल का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ट्रायल क्या माना जाता है? वो इलीगल माना जाता है, या उसे शून्य, आप समझिए शून्य माना जाता है। वाइट है वो, उसका कोई मतलब नहीं है। कम से कम अभियुक्त जिसका विचारण हो रहा है उसे समझ में आना चाहिए कि उसका विचारण किस लिए हो रहा है, उस पर कौन से आरोप लगाए गए हैं, जिससे कि वो खुद उत्तर दे सके या अपना वकील कर सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको विचारण के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, एक तो व्यक्ति का स्वस्थ चित्त होना जिससे कि वो अपना डिफेंस स्वतः बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, अपने या वकील के माध्यम से। तो ये जो अनसाउंड माइंड के संदर्भ में जो प्रोसीजर है, वो जो पुराना अधिनियम का सीआरपीसी, ठीक है, उसका चैप्टर 25 सेक्शन 328 से 339, ठीक है, और फिर जब आपका नया ये अधिनियम शुरू हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसका चैप्टर में तो चेंज हो गया है, ये 25 से 27 हो गया है। सेक्शन 328 से ये 367, और ये कहां तक जा रहा है? 378 तक, 339 पहले था। ठीक है, तो ये कौन कौन सा सेक्शन रिप्लेस हुआ है, कौन सा चैप्टर, क्योंकि अब प्रीलिम्स में चैप्टर भी आते हैं कि उसमें कौन सा चैप्टर में कौन सा प्रावधान दिया गया है, वो सेक्शन कहां से कहां तक है, ये सारी बातें आपको देखना पड़ेगा प्रीलिम्स के दृष्टि से। ठीक है, तो अब यहां पर पहली जो इंक्वायरी होती है वो आप जानते हैं,
जो कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जब मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान ले लेता है तो जो पहली शुरुआत होती है वो जांच की शुरुआत होती है, इंक्वायरी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट पहले यही चेक करेगा कि क्या ये व्यक्ति, क्योंकि देखिए मजिस्ट्रेट अभियुक्त को देखेगा, अभियुक्त को जब नोटिस देगा, अभियुक्त उसके सामने आएगा, उससे वो प्रश्न पूछेगा, उसकी हरकतों को वॉच करेगा। अगर उसे लगता है कि ये अनसाउंड माइंड है, ठीक है, या उसके बिहाफ पर उसका वकील या जो भी व्यक्ति उसके साथ साक्षी बनकर आया है वो ये कहता है कि नहीं ये अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो जांच में पहला विषय यही रहेगा कि फैक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, वो जांच में भाई दो प्रकार से काम करेगा, जांच और विचार। तो पहला अभी हम जांच को देख रहे हैं, ठीक है, तो जांच में पहला वो यही देखेगा कि क्या ये वास्तव में अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसका एग्जामिन वो कराया किसके द्वारा, किसी भी सिविल सर्जन के द्वारा। ठीक है, सिविल सर्जन अगर ऐसा लिखता है कि हाँ वो अनसाउंड माइंड है तो उसे रेफर भी कर दिया जाता है किसी मनोचिकित्सक। ठीक है, मनोचिकित्सक को यहां पर रेफर कर दिया जाएगा कि भैया डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया लेकिन अब इसका एक जो एग्जामिन है वो मनोचिकित्सक द्वारा भी करवा लीजिए। ठीक है, तो मनोचिकित्सक और ये डॉक्टर दोनों अपनी रिपोर्ट देंगे, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे कि क्या वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है या नहीं है, या एक शब्द और जोड़ा गया है नए वाले अधिनियम में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, वो व्यक्ति क्या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल तो नहीं है या व्यक्ति अनसाउंड माइंड है कि नहीं है, ये रिपोर्ट ये जो अथराइज अधिकारी हैं या डॉक्टर हैं या मनोचिकित्सक हैं ये किसको सूचित करेंगे, मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो ये पुरानी वाला धारा 330 के जगह 369 369 के तहत उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। ठीक है, रिलीज का अर्थ ये नहीं कि उसे छोड़ जाना, इसकी प्रक्रिया हम आगे बताएं। ठीक है, शब्द यूज किया है कि उसे रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर, यहां पर भी जांच के दौरान वो जो भी ये चिकित्सक या मनोचिकित्सक रहेंगे उन्हें उनकी वो परीक्षा भी कर सकता है, भाई जैसे कि साक्ष्यों की परीक्षा होती है। ठीक है, शुरुआती जांच में, तो उसी तरह वो डॉक्टर और मनोचिकित्सक की वो परीक्षा भी कर सकता है कि वास्तव में ये क्या इन्होंने फाइंडिंग क्या अपनी दी है। ठीक है, तो ये एक जांच का विषय है। ठीक है, दूसरी अवस्था ये है कि व्यक्ति को जब इंक्वायरी के दौरान ये कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो किसका होता है, विचारण का होता है। ठीक है, तो विचारण के दौरान याद रखिएगा जांच अलग है विचारण अलग है। तो दूसरा स्टेप भाई जांच वाला तो है क्लियर कि वो इसको नए वाले अधिनियम 369 के तहत रिलीज कर, लेकिन यही स्थिति जब विचारण में आता है, जब वो ड्यूरिंग ट्रायल मजिस्ट्रेट उसकी हरकतों को देखता है तो उसे लगता है कि ये व्यक्ति सही तरीके से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अपना डिफेंस सही तरीके से कर नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में पहले वो जो उसने क्या अपराध किया इसकी बातें छोड़िए, उसने क्या अपराध किया इसकी बातें आप छोड़िए, पहले तो वो ये विचारण करेगा। ठीक है, पहला विचार अब उसका ये हो जाएगा कि क्या ये सही में ये हरकतें कर रहा है या ये अनसाउंड माइंड है या ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, ये क्या है कि अपना डिफेंस ये बेहतर तरीके से कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब इसका विचार होगा। ठीक है, तो विचार होगा तो दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रोसिक्यूशन को भी और ये अभियुक्त को भी। ठीक है, एक्यूज्ड वाली पार्टी, दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, दोनों ओर से साक्ष्य लिया जाएगा। किस चीज का विचार हो रहा है, पागलपन का। ठीक है, तो पागलपन के लिए दोनों पार्टियों से साक्ष्य लिया जाएगा और साक्ष्य लेने के बाद, लेकिन याद रखिएगा यहां वो अगर चाहे तो 300 भाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के तौर पर समन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी वो यहां पर कर सकता है, विचार के दौरान किसी भी व्यक्ति को वो समन के जरिए बुला सकता है अपने पास एक साक्षी के तौर पर, जिससे कि और भी वो श्योर हो सके। ठीक है, तो विचार के दौरान अगर ऐसा वो फाइंडिंग करता है कि नहीं ये व्यक्ति क्या है, ये अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है,
तो फिर उसे इसी तरह 330 पुरानी वाली धारा या नई वाली 369 के तहत उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो रिलीज करने का मित्रों तरीका है वो ये है कि पहले तो यहां पर इसे हम देख लें। ठीक है, तो रिलीज करने का तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि उस व्यक्ति को क्या वो करेगा, उस व्यक्ति को वो चाहे तो उसे किसी बेहतर सिक्योरिटी के बदले, प्रतिभूति के बदले वो उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का उसे जमानत पर छोड़ सकता है। ठीक है, जब तक कि जब तक कि उसकी पागलपन है तब तक कोर्ट क्या कर सकता है। ठीक है, चाहे वो जांच हो या विचार हो, कोर्ट के हाथ अब बंद गए। ठीक है, तब तक के लिए जब तक कि वो व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता या उसके ठीक होने की सूचना मिल नहीं जाती तब तक उसे वो छोड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं छोड़ देगा कि जाओ अब यहां से निकल जाओ। ठीक है, छोड़ने का तरीका यह है कि उसके बदले कोई व्यक्ति अगर जमानत के तौर पर लेना चाहता है और इस बात को वो तय करता है कि नहीं, हम इस व्यक्ति को सुरक्षित रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तीसरी अवस्था, जब कोर्ट इसे बुलाएगी हम इसे पेश कर देंगे। ठीक है, तो एक तो वो प्रतिभूति पर, सिक्योरिटी पर उसे छोड़ सकता है। दूसरा, उसका वो चाहे तो उस व्यक्ति को किसी सुरक्षित जगह पर कस्टडी में अपने रखवा सकता है। ठीक है, कस्टडी का तरीका भी कई हो सकता है, जैसे कि एक तरीका तो है कि उसे पागल खाने में डाल दिया जाए। ठीक है, भारतीय पागलपन अधिनियम 1912। ठीक है, तो यहां पर मित्रों हमने आपसे कहा कि पहला जो तरीका है वो क्या है कि उस व्यक्ति को प्रतिभूति पर छोड़ देगा। ठीक है, सिक्योरिटी पर छोड़ देगा। दूसरा, वो पागलपन अधिनियम, क्लियर है, पागलपन अधिनियम 1912 की धारा 24, ठीक है, 24 के तहत उसे पागल खाने में भेज सकता है। ठीक है, या तो प्रतिभूति के आधार पर जो व्यक्ति बेहतर प्रतिभूति देना चाहे उसको दे देगा। ठीक है, शर्त अपना लगा सकता है। दूसरा कि उसे चाहे तो उसे पागल खाने में एक बेहतर कस्टडी में वो भेज सकता है। तीसरी अवस्था है कि उसके मित्र या नातेदार को भी वो दे सकता है, बशर्ते ये जो पावर है मित्र और नातेदार को, ये पावर राज्य सरकार को है। ठीक है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि मित्र और नातेदार को देने से ये व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, ठीक है, ये अपनी जान या किसी और की जान लेगा नहीं, और जब इसे कहा जाएगा ये कोर्ट में उसे हाजिर करेगा। ठीक है, तो ये जो तीन है तरीका, इस तरीके से उसे रिलीज किया जाता है। ठीक है, कि देखते हैं कब तक ये ठीक होता है। क्लियर है, तो ये है। और इसके अलावा अब दूसरी अवस्था ये है कि यहां पर इसमें दिया नहीं गया है, इसको हम इसी में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वो क्या करेगा कि जब तक कि वो इन लोगों के कस्टडी में है तब तक तो चलेगा, लेकिन ऐसे ही होगा नहीं। ठीक है, एक सूचना वो बीच बीच में लेता रहेगा, एक इंफॉर्मेशन लेता रहेगा कि क्या वो व्यक्ति अभी भी उसी अवस्था में है या कुछ उसमें चेंजिंग हुई है, मेडिकली फिट हुआ है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन लेता रहेगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति भाई मान लीजिए या तो वो प्रतिभूति पर दे दिया, ठीक है, या अगर वो चाहे तो उस व्यक्ति को जेल में भी रख सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब उसके रिलीज करने का तरीका है। ठीक है, या तो प्रतिभूति पर या तो जेल में, ठीक है, या पागल खाने में या किसी मित्र या नातेदार में। तो सूचना भी इन्हीं लोग से वो लेगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जेल में है तो जो उसका महानिरीक्षक होता है, किसका, जेल का,
ठीक है, उसका महानिरीक्षक उससे वो सूचना लेगा, ठीक है, सूचना लेगा कि क्या वो व्यक्ति सही है, सही है, ठीक है। तो महानिरीक्षक जैसे सूचना देगा वैसा वो काम करेगा, ठीक है। इसी तरह पागल खाने का, ठीक है, पागल खाने के कम से कम इसके दो ऑब्जर्वर, ठीक है, पागल खाने के कम से कम 2 ऑब्जर्वर द्वारा वो सूचना प्राप्त करेगा कि उसकी स्थिति क्या है। क्लियर है। इसी तरह ये जो आपको प्रतिभूति की स्थिति में, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर उसे प्रतिभूति पर लेकर गया है तो उस व्यक्ति को यह आदेश दिया जाएगा कि वो जिस भी अधिकारी को, उसको कहा जाएगा कि इस अधिकारी के पास आप लेकर जाइए, उससे आप जांच करवाइए, ठीक है। तो इन व्यक्तियों का कर्तव्य रहेगा कि वो उस व्यक्ति को उस सक्षम अधिकारी के यहां लेकर जाए और वो अधिकारी तय करेगा कि ये पागल है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह मित्र नातेदार जो उसके हैं, तो अगर उसके पास वो पागल को छोड़ा गया है, अनसाउंड माइंड को छोड़ा गया है, तो इन व्यक्तियों को भी कहा जाएगा कि इस अधिकारी के पास आप लेकर जाइए और उस अधिकारी से क्या मांगा जाएगा, सूचना मांगा जाएगा, ठीक है। तो महानिरीक्षक, पागल खाने या किसी सक्षम अधिकारी, ठीक है, सक्षम अधिकारी, ठीक है। सक्षम अधिकारी की अवस्था कौन सी होगी? 2 लोग, एक तो जो लोग उसे प्रतिभूति पर ले गए हैं, सिक्योरिटी पर ले गए हैं, क्लियर है, और तीसरा मित्र या नातेदार, ठीक है। तो इन लोगों से वो इन लोगों को कोर्ट बोलेगा कैसे कि सक्षम अधिकारी के लिए जा, वही तय करेगा, ठीक है। तो ये महानिरीक्षक, पागल खाने के 2 ऑब्जर्वर, सक्षम अधिकारी से वो सूचना कोर्ट प्राप्त करेगा, ठीक है, कि क्या अभी भी उसकी वही दशा है या कुछ सुधरी है, ठीक है। तो ये अधिकारी किसको सूचना देंगे? ये कोर्ट को सूचना देंगे, ठीक है, ये कोर्ट को सूचना देंगे, क्लियर है। तो कोर्ट फिर उस व्यक्ति को जो पागल व्यक्ति है उसको अपने समक्ष बुलाएगा, ठीक है, अपने समक्ष हाजिर वो करवाएगा और हाजिर करने के बाद फिर वही प्रक्रिया करेगा, ठीक है, फिर वही प्रक्रिया करेगा, उससे पूछताछ करेगा। अगर फिर भी उसे आशंका है कि क्या ये व्यक्ति सही है कि गलत है, अगर नहीं तय कर पाता, नहीं तय वो कर पाता, तो फिर यही प्रक्रिया शुरू करेगा, फिर वही प्रक्रिया, ठीक है, फिर उसे रिलीज करेगा, फिर इसे इन सेक्शनों के तहत वो करेगा, रिलीज करेगा और फिर वैसे ही उनके नातेदार प्रतिभूति के आधार पर जेल में या पागल खाने में उस व्यक्ति को फिर से डाल देंगे, ठीक है। तो ये बार बार वो इस बात को करेगा, ये श्योर होने के लिए कि क्या उस व्यक्ति की दशा अभी सुधरी है कि नहीं सुधरी, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए एक अपने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को, मान लीजिए अगले स्टेप पर अगर वो आता है, ठीक है, अगले स्टेप पर कुछ बातें प्रोसिक्यूशन वहां पर भेजता है, ठीक है। तो अब यहां पर तीसरी अवस्था ये है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को वो देखेगा, एविडेंस को देखेगा कि इस व्यक्ति ने किया क्या है, प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस क्या है। दूसरा, एक्यूज्ड के एडवोकेट को सुनेगा, याद रखें, क्योंकि अब तो वो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको तो सुनने की, क्योंकि वो तो खुद अनसाउंड माइंड है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, तो अब उसको सुनने की आवश्यकता ही क्या है, क्लियर है। तो अब इस स्थिति में वो इसके एडवोकेट को सुनेगा, ठीक। अगर उसे लगता है कि वो प्राइमा फेसी केस के बारे में एक मोटी भाई किसी भी व्यक्ति को आप लंबे समय तक तो रखेंगे नहीं पागल खाने में या जो भी है, ठीक है, अगर उसके खिलाफ इस प्रकार का एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास है और प्रोसिक्यूशन को भी लगता है कि नहीं, जब वो व्यक्ति अपराध कर रहा था तो उसकी प्रकृति को जानने में असक्षम था। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ने किसी की हत्या की और फिर उसके सर को काटकर और उसके साथ फुटबॉल की तरह खेल रहा है, पुलिस आती है तो हंसता है, ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन की करेगा क्या वो तो वही रिपोर्ट देगा, वही चीजें, वही एविडेंस देगा जो उसको दिखाई
दे रहा है, जो फैक्ट उसको साक्ष्य के रूप में दिखाई दे रहा है वही तो साक्ष्य पेश करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का साक्ष्य अगर प्रोसिक्यूशन के पास है, कोर्ट को भी वो इस बात को श्योर करता है कि नहीं, इसकी एक्टिविटी से लगा कोई भी व्यक्ति, पुलिस अगर वो दिमागी है तो अपराध करने के बाद भागेगा कि वो उसके सर के साथ फुटबॉल की तरह खेलेगा, हंसेगा, नाचेगा, पुलिस को देखकर भगेगा नहीं। तो ये जो उसकी एक्टिविटी है, ये सामान्य आदमी की एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस अवस्था में वो अगर नॉट मेड आउट यानी कि प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है तो उसको क्या करेगा, वो उसे वो डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, डिस्चार्ज कर देगा। और अगर वो केस बन रहा है, ठीक है, तो वो पोस्टपोन कर देगा उसके प्रोसीडिंग को जब तक कि उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये दो कार्य वो करेगा। अगर प्राइमा फेसी मामला नहीं बन रहा है तो उसे डिस्चार्ज करो, अगर प्राइमा फेसी मामला बन रहा है तो पोस्टपोन कर देगा प्रोसीडिंग को। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पीरियड ये काम वो कर सकते हैं। ठीक है, और इस दोनों के दौरान फिर वो उसे रिलीज करेगा उसी धारा के तहत। ठीक है, कौन सी धारा नई वाली, सेक्शन 369 या पुरानी वाली 330। फिर वहां वही काम हो, क्योंकि अभी भी उसकी अवस्था वही है। ठीक है, तो यहां पर वो फिर काम वही करेगा, या तो वो से उस व्यक्ति को, ठीक है, फिर वही बात है, उस व्यक्ति को या तो वो प्रतिभू पर छोड़ सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति बेहतर सिक्योरिटी दे, जैसे कि यहां पर हमने आपको बताया था। ठीक है, कि अगर बेहतर सिक्योरिटी देता है तो उसे छोड़ सकता है, उसे जेल में रख सकता है। ठीक है, पागलपन अधिनियम 1912 भारत, यहां पर वो लिख लीजिए भारतीय। ठीक है, भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 की धारा 24 के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश उसे पागल खाने में रखने के लिए सफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, वहां दे सकता है, राज्य सरकार चाहे तो किसी मित्र और नातेदार को वो दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया सेम स्थिति वही आएगी। क्लियर है, इसमें कहीं भी कुछ भी अंतर आने वाला नहीं है। क्लियर है, तो ये आप नेक्स्ट जो भी इसकी धाराएं हैं, सेक्शन 373 और 374, उसमें भी वही काम वो कर रहा है कि उसे सेफ कस्टडी में, ठीक है, सेफ कस्टडी में वो डिटेन कर सकता है और एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंड माइंड। क्लियर है, तो ये काम वो कर सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार को अगर लगता है कि वो व्यक्ति, भाई मान लीजिए महानिरीक्षक जो उसका जेल का महानिरीक्षक अगर रिपोर्ट करता है राज्य सरकार को कि ये व्यक्ति पागल है, चाहे इसको इसके मित्र या नातेदार को देने से कोई विशेष खतरा नहीं है, ये व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है, तो राज्य सरकार के ऊपर है कि उसके मित्र और जो भी उसके नातेदार है उसे वो दे सकता है। ठीक है, और साथ में ये अपने मित्र और नातेदार से राज्य सरकार कह सकता है कि जब भी इसकी आवश्यकता होगी इसे सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जो कि अनसाउंड माइंड या वो व्यक्ति जो अपना डिफेंस करने में असक्षम होते हैं उनके संदर्भ में कोर्ट कैसी प्रक्रिया अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है जिसे हमने संक्षिप्त और बेहतर तरीके से आपको पेश करने का प्रयास किया। ठीक है, बाकी चैप्टर तो काफी और भी इसमें बहुत सारी हैं बातें, तो वो मेंस के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ये भी वैसे उपयोगी है, अगर मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो आप जो भी हमने आपको बताया उसको अगर बेहतर तरीके से लिख सकें तो अच्छे नंबर मिलेंगे, और प्रीलिम्स में तो ये आता ही आता है। ठीक है मित्रों, तो ये क्लास यहीं पर हम समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। फिर अगले क्लास में एक बेहतर टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।